हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी SN1 रिएक्शन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। सो SN2 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर वाई? बिकॉज इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और जो हमारा रेट डिपेंड करता है वो बोथ द सबस्ट्रेट करता है, यानी कि RX और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों पर रेट डिपेंड करता है। लेकिन इन SN1 रिएक्शन जो हमारा रेट है वो सिर्फ RX पर डिपेंड करता है। In SN2 reaction, the nucleophile attacks the carbon atom from the back side while the leaving group leaves simultaneously. यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है RX में पीछे की तरफ से, बैक साइड, और हमारा जो X है वो साइमल्टेनियसली निकलता रहता है। यहाँ से बॉन्ड बनता रहता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता रहता है। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहता है न्यूक्लियोफाइल और R के बीच, और हमारे पास R और X के बीच जो बॉन्ड है वहाँ पे ब्रेकिंग होती रहती है, BB। तो ये हमारी एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है SN1 की तरह। इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट 1, जहाँ पे बॉन्ड बन रहा होता है न्यूक्लियोफाइल और R के बीच, और जहाँ पर बॉन्ड टूट रहा होता है R और X के बीच। तो देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सो इट इज़ अ वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप क्यों? क्योंकि एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड टूट रहा है। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि जब हमारा जो कार्बन है, जिस कार्बन पर X जुड़ा हुआ है और जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है, उस टाइम पर उस कार्बन के 5 बॉन्ड होते हैं, इसलिए पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, और 3 बॉन्ड उसके वैसे भी होंगे उस कार्बन के, तो 5 बॉन्ड हो जाते हैं उसके। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ट्रांजिशन स्टेट इज sp2, और जो कार्बन की स्टेट होती है जहाँ पर X जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है इन ट्रांजिशन स्टेट। नो रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन ही नहीं बनता। अब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पर। दैट्स व्हाई इट इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? जितना वीक बॉन्ड होगा उतनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा और उतनी ही जल्दी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो हमारे पास RI का बॉन्ड सबसे वीक होता है तो वो जल्दी टूटेगा, रिएक्शन जल्दी होगी। फिर RBR, देन RCl, देन RF। देन हमारी एक और चीज़ पर जो है रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? जो SN2 रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से हमारे पास अटैक करता है सबस्ट्रेट पे। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि इन तीनों कंपाउंड्स में से न्यूक्लियोफाइल के लिए कहाँ आसान होगा जाकर अटैक करना। हमें इस कार्बन पर अटैक करना है, हमें इस कार्बन पर अटैक करना है, हमें इस कार्बन पर अटैक करना है। तो देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे गया तो यहाँ पे 3 कार्बन हैं जो इस कार्बन से अटैच हैं, तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। उसी भीड़ को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी ज़्यादा भीड़ उतना न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास जो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, यानी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। फिर 2 डिग्री, एंड लास्ट में हमारे पास 3 डिग्री। चलिए अब इनके देखते हैं जी कब हमारे पास SN2 होगी और कब हमारे पास नहीं होगी। अगर हमारे पास ये रिएजेंट्स होंगे तो हमारे पास SN2 होगी, जैसे कि एक्वस KOH या KSH। तो यहाँ पर जो K पॉजिटिव वाला पार्ट है और OH नेगेटिव वाला पार्ट है, तो OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये जाएगा RX के ऊपर, पीछे से अटैक करेगा, ये बॉन्ड बनता रहेगा, ये बॉन्ड टूटता रहेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट होगी और हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास KCNO या NaCN तो हमारे पास SN2 होगी। AgCN तो KNO2 NaNO2। NaI विद एसीटोन, एसीटोन ऐसा होता है, आपको पता ही होगा, ये ऐसे ऐसे होता है।
या फिर हमारे पास DMSO हो, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, यहाँ पे जो कार्बन है उसकी जगह सल्फर आ जाता है। चलिए अब देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो आपको पता है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है कि वो हमें बताते हैं कि ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी बढ़ रही है, फिर इंटरमीडिएट बनते हैं, फिर एनर्जी दोबारा बढ़ती है, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं और एंड में हमारे पास जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो सबसे कम होती है, तभी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जा रही है। तो हमारी जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी यानी कि RX और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जब बन रहा था, टूट रहा था, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। उस ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जब R से X अलग हो गया और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे कम थी। तो इसमें नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता, कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे नहीं है इंटरमीडिएट। चलिए अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि कहाँ पर ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जहाँ पर ना ही SN1 होती है और ना ही SN2 होती है। जैसे कि अराइल हैलाइड आपको पता होगा कि इनको हम हेलोअरीन भी बोलते हैं। तो हेलोअरीन जो होते हैं हमारे पास, उनमें SN1 और SN2 नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है हमारे पास, आपको पता होगा बेंजीन रिंग कुछ ऐसी दिखती है, X। अब ये बेंजीन रिंग पे जो X है, क्लोरीन उनके हैलोजेंस, उनके पास लोन पेयर होते हैं। वो लोन पेयर क्या करते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस करते हैं और इस रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और X के बीच, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग होने के बाद न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता, इसलिए हमारे पास हेलोअरीन्स में SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं होती। फिर हमारे पास आते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड मैंने बताया है आपको पहले वाली वीडियोस में। तो उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली X अटैच्ड है तो इनमें भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस में गए, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये भी ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है, इनमें SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं होती। फिर आते हैं हमारे पास एक कंपाउंड होता है ऐसे करके, ये वाला जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेडेड, और ये वाला कार्बन होता है अबव द प्लेन। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे X जुड़ा है और अगर यहाँ पे X जुड़ा है तो यहाँ पे जब वो X निकलेगा तो एक कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई तो इस वाले कार्बन को सेम प्लेन में आना पड़ेगा और वो हो नहीं सकता। ब्रेथ रूल ये कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल ऑन ब्रिज हेडेड पोजीशन, क्योंकि ये वाला कार्बन क्यों आएगा इसके प्लेन में, इसीलिए यहाँ पर ना ही SN1 होती है और ना ही SN2 हो पाती है। क्योंकि SN2 में भी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, उस ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2 हो जाती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास ब्रिज हेडेड पोजीशन पर अगर X लगा है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर हमारे पास एक लास्ट में आता है ये वाला कंपाउंड। इस कंपाउंड में ना ही SN1 होती है और ना ही SN2 होती है। क्यों नहीं होती? सबसे पहली बात, SN1 में बनता है कार्बोकेटायन। तो अब मैं आपको कार्बोकेटायन अगर बना के दिखाऊं, इसमें X निकलने के बाद ये देखिए CH3 और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव बना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अल्फा H कितने हैं, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा के कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा, यानी कि कितना अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा अगर हम इस रिएक्शन को करवाते हैं। तो इसीलिए इसमें SN1 नहीं होती। अब देखिए SN2 ये ग्रुप देखिए एक बार आप, SN2 किस पे डिपेंड करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि भीड़। अब मान लीजिए कार्बन यहाँ पे इस पे अटैक करने है, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा ना X को निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच ही नहीं कर पाता, और अटैच ही नहीं कर पाता तो रिएक्शन नहीं होती। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यही थी हमारी जो SN1 SN2 रिएक्शंस।
इन नेक्स्ट वीडियो हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।